नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आज हम लोग सीटेट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने 3 हल कर लिया है जो है। आज चौथा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। आइए इसको भी देख लेते हैं। आइए शुरू करते हैं, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन है, विकास में वैयक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। किसके बारे में पूछ रहा है? विकास में वैयक्तिक विभिन्नता। ठीक, आइए देखते हैं। पहला है, पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करता है। शरीर एवं दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना। वंशानुगत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रियाओं पर विचार करना। वंशागत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इसमें कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन है, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित होती है, व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? प्रश्न नंबर 2 का इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित होती है। ठीक, इसमें नहीं पूछा है कौन सा नहीं है, इसलिए ये सही है। ठीक, क्योंकि विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित होती है, यही चीज़ तो गलत है, ये निर्धारित नहीं होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है? ऑप्शन है, लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है। यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमता काफ़ी अधिक होती है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का उदाहरण है, ये सही है। ठीक, क्योंकि प्रश्न देख लीजिए फिर से, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका मतलब कि ये लिंग पक्षपात हो रहा है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में सही है? ठीक, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन है, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, मानक निर्देश एवं मूल्यांकन, बाह्य प्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन मानदंड, पाठ्यपुस्तक केंद्रीय अधिगम। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास। अगर प्रगतिशील के बारे में और भी बात कर लें तो देखिए इसमें और भी क्या हो जाता है। देखिए इसमें और भी अगर हम
जोड़ना चाहें तो हो जाएगा विवेचना, सोच, समस्या के सुलझाने के कौशल, ठीक। छात्रों द्वारा सक्रिय जुड़ाव, ये सब प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के प्रमुख लक्षण में आएगा, ठीक। और सामाजिक और संचार कौशल ये सब आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए? ऑप्शन है, कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना, स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सके, अनेक प्रकार के लिखित कार्यों विशेष रूप से वर्कशीटों पर ध्यान केंद्रित करना, स्पष्ट रूप से बोलना तथा छू कर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। दृश्य बाधित के रूप में बात कर रहा है, ठीक। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर 5 का। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, स्पष्ट रूप से बोलना, छू कर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना, ठीक। ये सब आएगा दृष्टि बाधित में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? फिर सुन लीजिए, सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? ऑप्शन है, सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए, कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सक्रिय रूप से बढ़ाना चाहिए, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो इसमें कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है, मानकीकृत परीक्षण, प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, विशिष्ट शिक्षा योजना, एक रूप निर्देश। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशिष्ट शिक्षा योजना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक, आइए देखते हैं। पहला है, पठन अक्षमता, अधिगमकर्ता धारा प्रवाह, पढ़ने एवं लिखने में कमी है। सृजनात्मक अधिगमकर्ता अति सक्रिय, कार्य को पूरा करने में धीमे हैं। अवधानात्मक कमी अधिगमकर्ता उच्च, अभिप्रेरणा, लंबे समय तक अवधान बनाए रख सकते हैं। श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पठन अक्षमता, अधिगमकर्ता धारा प्रवाह, पढ़ने एवं लिखने में कमी है। अगला प्रश्न है, एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? ऑप्शन है, क्षतिग्रस्त बच्चों की, सृजनात्मक बच्चों की, अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की, अहम केंद्रित बच्चों की। तो एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ
करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी है? सी, एक की प्राथमिकता विशेषता है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सृजनात्मक बालक की। ये सृजनात्मक बालक की है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता? ऑप्शन है, पहला है विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है। बी है, शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों एवं अनुभवों को प्राप्त करते हैं तथा उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना या विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं। अगला है अध्यापक विशिष्ट छात्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। डी है, विद्यार्थियों को जटिल, सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान किए जाते हैं। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अध्यापक विशिष्ट छात्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक लेते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को ... निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय ... प्रदर्शन लक्ष्य, अधिगम लक्ष्य, असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, अंक लेने के लिए लक्ष्य, अंक लेने के लिए लक्ष्य, असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, अधिगम लक्ष्य, प्रदर्शन लक्ष्य। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर, ये तो कुछ गलत ही लग रहा है। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय... ठीक, इसमें ऑप्शन क्लियर नहीं दिया, इसको तो फॉल्स शायद माना गया है जो है। ठीक, इस प्रश्न को फॉल्स माना गया, लेकिन इसका सही ऑप्शन जो होगा वो जहाँ तक उम्मीद है वो यही माना जाएगा, लेकिन जब फॉल्स माना गया है तो फिर चलिए इसको हटाइए इस पर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है? तो इसमें कौन सा परिणित नहीं होता है? ऑप्शन है, दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना, उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना, एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार के लिए प्रोत्साहित करना, पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? प्रश्न नंबर 12 का इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना। ठीक, नहीं का पूछ रहा है तो यही चीज सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बाह्य अपीड़ा का एक उदाहरण है? ऑप्शन है, मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपने गृह कार्य करती हूँ। गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ। मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि यह बहुत आनंददायक है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। ये जो है बाह्य अपीड़ा के लिए उदाहरण पेश कर रहा है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है,
केवल गैर उदाहरण देने चाहिए, उदाहरण एवं गैर दोनों देना चाहिए, उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देना चाहिए, केवल उदाहरण देना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देना चाहिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चे में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देती है? इसमें कौन अर्थ निर्माण को बढ़ावा देती है? ऑप्शन है सूचनाओं का संचरण, दंडात्मक साधनों का प्रयोग, एक रूप एवं मानकीकृत परीक्षण, अन्वेषण एवं परिचर्चा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अन्वेषण एवं परिचर्चा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं? ऑप्शन है लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना, उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, हम उम्र साथी को समझना, स्वयं के प्रश्न को करना। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? 1 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 4 5 सब सही हैं। ये प्रभावी अधिगम के सभी जो है उदाहरण हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17, संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? ऑप्शन है कोरी पटिया या खाली स्लेट जिसके जीवन को अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है। बी है एक निष्क्रिय प्राणी जिसे अनुबंधन के द्वारा किसी भी रूप में आकार दिया जा सकता है तथा ढाला जा सकता है। सी है एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। डी है लघु वयस्क के रूप में जो सभी पक्षों जैसे आकार, संज्ञान तथा संवेग वयस्क की तुलना में कम है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? ऑप्शन है कक्षा को छोड़ देना तथा बच्चों को स्वयं कार्य करने देना, सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना, उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली बच्चे हैं, एक मूक दर्शक होना तथा बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। अगला प्रश्न है, बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं हैं। ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एवं विघ्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करना चाहिए, सूचित करती है कि बच्चे की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक, ये बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है स्कीमा, प्रतिमान, मानसिक मैप, मानसिक उपकरण। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, स्कीमा। स्कीमा जो है ये सही है। अगला प्रश्न है, एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है।
निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है? ऑप्शन है साम्य धारण, संरक्षण, बुद्धि, समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र। इसे ZPD भी बोला जाता है। ठीक, ये किसका है? तो ये है वाइगोत्स्की का। ठीक, ये वाइगोत्स्की का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? ऑप्शन है सामाजिक पारस्परिक क्रिया, उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंध, अनुकूलन एवं संगठन, पुरस्कार एवं दंड। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये सामाजिक पारस्परिक क्रिया से जुड़े थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? ऑप्शन है अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है, विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और आत्मनिर्भर होते हैं, विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। तो इसमें कौन सा सही है? 23 नंबर का प्रश्न है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? सुरक्षित रखने की योग्यता, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, द्वितीयक वर्तुल प्रक्रियाएं, सजीवात्मक चिंतन। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? 24 नंबर का प्रश्न है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सुरक्षित रखने की योग्यता। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? ऑप्शन है प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, निष्क्रिय आवृत्ति प्रतिक्रियाएं, सक्रिय विनियोजन के अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, कौशलों का अर्जन। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? ऑप्शन है लैंगिक जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए, रूढ़िवादी लैंगिक जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए, लैंगिक जेंडर पक्षपात को बढ़ाने के लिए। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है लैंगिक या जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहल वर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। वर्णन है, अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को
किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? विशेषताएं: दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। अंतरावैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, नैदानिक, प्रकृतवादी। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए? ऑप्शन है, बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग करना एवं नाम देना, कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना। तीसरा है, समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना। चौथा है, बच्चे की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है 1 2 3, 2 3 4, 2 4, 1 2 3 4। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है 2 3 4। ठीक, एक जो है ये गलत माना जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? ऑप्शन है, मीडिया, विद्यालय, परिवार, पास पड़ोस। 2 3, 1 3 4, 1 2 3 4, 3 और 1। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 4 सभी हो जाएंगे। बस आज के लिए इतना ही है। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल पे जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।